हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये मैं पहले आपको बता दूँ कि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, हम पूरे पूरे के पूरे सारे टॉपिक हैं हम उन्हें समअप करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वांटा फैक्टर जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा समअप करूँगा और उससे कुछ चीज़ें जो उसके कुछ बारीकियाँ हैं जो बच गई होंगी शायद उसको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। मैं आपको कुछ क्वांटा फैक्टर के जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के न्यूमेरिकल हैं, आई होप कि एक एक न्यूमेरिकल हम लोग उस पर और लगा पाएँ। ठीक है, जिससे थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर हो सकें। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इस चैप्टर को लेकर के, वो आता है एक्चुअली कि हम लोग जब एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है और जो वांटा फैक्टर, जब इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल एक साथ यूज करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी, है ना। चलिए कुछ पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा सा शुरू करूँ कि आपका जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला हुआ है? मैंने कहा कि जो चार प्रॉपर्टी आप थ्रू आउट द चैप्टर पढ़े हैं, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिसाइड the properties of the solution. Number of particles or amount of the particle will decide the properties of the solution or called colligative properties. अब मैंने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मैंने कहा if we add particles, if we add a solute in a solution, the particle does not dissociate or associate. पार्टिकल न तो टूटा न तो जुड़ा, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। और ऐसे में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फार्मूला था वो जनरल फार्मूला था विदाउट यूजिंग वांटा फैक्टर। विदाउट यूजिंग वांटा फैक्टर, आई रिपीटेड, जब पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता, ऐसे में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है वो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड एक ही होता है। कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड एक ही होता है। कैलकुलेटेड क्या होता है? कैलकुलेटेड का मतलब कि हमने जो पार्टिकल जो कैलकुलेशन किया है, ठीक है, मतलब बिफोर एडिंग द पार्टिकल्स, बिफोर एडिंग द सॉल्यूट, हमने क्या कैलकुलेशन किया हुआ है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड डेटा क्या है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि हमने सॉल्यूट कुछ कैलकुलेट करके रखा है, कुछ एक्सपेक्ट करके रखा है और हमने वो सॉल्यूट को रखा, सॉल्यूशन में डाला और जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है वो कुछ और आ रहा है। हमारे एक्सपेक्टेशन से वैल्यू चेंज हो जा रही है। जो वैल्यू है पार्टिकल के नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ये सब बदल गया। एक्सपेक्टेड कुछ और ऑब्जर्वेशन कुछ और। तो हमने कहा कि पार्टिकल अंदर जाके बदल गया होगा, पार्टिकल के नंबर चेंज हुए होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है पार्टिकल का नंबर। तो पार्टिकल का नंबर पक्का चेंज हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसी का मतलब है कि पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ। ठीक, और ये तब होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डिसोसिएट अगर हो गया तो पार्टिकल के नंबर बढ़ जाते हैं, या एसोसिएट हो गया तो पार्टिकल के नंबर कम हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये रही कि हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस करना सीखें। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट हुआ, मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट हुआ तो वांटा फैक्टर निकालना पड़ेगा। वांटा फैक्टर विल करेक्ट द फार्मूला, विल करेक्ट द प्रॉपर्टीज। तो ऐसे में हम कैलकुलेटेड और ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसे हम थोड़ा सा समझ पाते हैं वांटा फैक्टर की हेल्प से। तो वांटा फैक्टर निकालने के लिए अगर हमारे पास डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आई निकालने का जो पार्टिकल है बड़ा आसान तरीका है। मैंने फार्मूले आपको पीछे बताए हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो भी आई होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मैंने जब बोला इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, वही ऑब्जर्वेशन है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इक्वल टू आई। ये भी पार्टिकल के हिसाब से आई निकालने का तरीका है। मैंने उसके अलावा कहा कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का यूज करके भी आई निकाल सकते हैं। मैंने उसके लिए आपको लास्ट टाइम डेरिवेशन दिखाया हुआ था। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है,
बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा होती है। इसी तरीके से टर्नरी के लिए या क्वाटरनरी के लिए आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैंने एक जनरल फार्मूला, एक जनरल सॉल्यूट का फार्मूला आपको दिखाया हुआ है। एसोसिएशन होगा तो वही जो अल्फा है अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अगर डाइमराइज हुआ तो डाइमराइज का मतलब दो पार्टिकल, सॉल्यूट के दो पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल हो जाएं, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आधा हो गई, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आई निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है उसका अल्फा के साथ प्रॉपर रिलेशन होता है, उसका भी मैंने फार्मूला पिछले वीडियोस में दिखाया है। आप पिछले वीडियोस में उसको देख करके समझ पाएंगे कि हम अल्फा का डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ फार्मूला यूज कैसे करते हैं। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी और बारीकियां हैं इसमें क्वांटम फैक्टर को समझने के लिए और क्या नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए, वो एक्चुअली नेचर ही है, सॉल्यूट का नेचर, कि वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कैसे होता है, या आई को हम लोग निकालने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करते हैं। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, जैसे आपने कहा कि एसिड, फॉर एग्जांपल एसिड, आपने कहा हमारे पास वी हैव वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। कॉमनली जो एसिड यूज किया गया आपके सिलेबस में एसिटिक एसिड या दूसरे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। मैं रिपीट करूं, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं दो एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं लेता हूं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगर लिखा हुआ है कि 100% डिसोसिएशन, 100% मतलब कि कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ KCl, कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ KCl दैट लीड्स टू कि आई की वैल्यू क्या हो गई 2। क्यों? कि KCl टूटेगा तो दो पार्टिकल बनाएगा। पहले कितना था? एक पार्टिकल, एक मालिक्यूल है KCl का, और टूट के कितना हो गया? K प्लस अलग Cl माइनस अलग, तो 2/1 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी 2। ध्यान रखेंगे कि 2 आने का मतलब है कि KCl 100% डिसोसिएट हुआ होगा। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि KCl डिसोसिएट 90% ओनली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 90% भी हो सकता है, इस KCl 90% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1.9। कैसे पता किया मैंने? कैसे पता किया? KCl बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, KCl टूटेगा तो K प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, और बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90%। 90% का मतलब 0.9, तो 1 प्लस 0.9 करेंगे तो क्या आएगा? 1.9 आ गया। सुन रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब 90% डिसोसिएट हुआ तो आप सीधा सिंपली फार्मूला का यूज करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि I की वैल्यू 1.9 है। अगर आपसे कहा गया 87% डिसोसिएट 87%, तो आप कहेंगे कि I अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 87% का मतलब 0.87, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1.87। ध्यान रखिएगा, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम डिसोसिएट होगा तो दो ही पार्टिकल देगा, और I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2, और 100% से कम रहेगा तो I की वैल्यू हमेशा 2 से कम ही रहेगी, 1 से ज़्यादा और 2 के बीच में। इसका मतलब कि डिसोसिएशन के लिए, मैं आपको रिपीट करूं, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे फोकस करिए। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 2 से कम होती है, मतलब इन बिटवीन 1 एंड 2, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी और हमेशा 2 से कम होगी, ठीक है। अगर 100% डिसोसिएट हुआ तो हो जाएगी 2, अगर डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो हो जाएगी 1। यही इसका क्या है? बाउंड्री लाइन है, इसके बीच में चलता रहेगा। क्लियर बात हो रही है? थोड़ा इसको और रिपीट करिए, इसको रिपीट करिए। अगर एसोसिएशन हुआ तो, अगर एसोसिएशन हुआ तो मैंने उसके लिए फार्मूला क्या बताया था? मैंने फार्मूला बताया था कि हम लोग आई की हेल्प से आई का फार्मूला निकाल सकते हैं एसोसिएशन के लिए। दो पार्टिकल घट के एक पार्टिकल हो गया, दो पार्टिकल घट के हो गया एक पार्टिकल। तो एक्चुअली अगर हमने लिया था एक पार्टिकल लिया था तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा हो रहा है ना, तो एक पार्टिकल लिया था तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक पार्टिकल लिया, जैसे मैंने कहा कि डिसोसिएशन में एक पार्टिकल 2 हो जाता है, तो एसोसिएशन में एक पार्टिकल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आया? फार्मूला क्या आया? 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2। इस फार्मूले की हेल्प से भी आप आसानी से बता सकते हैं
कि हमारा जो है वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी आ गई। अगर परसेंटेज, अगर आपको पहले से पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, सो वी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। अगर आपके पास अल्फा नहीं है, वी डोंट हैव अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, तो ऐसे में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अल्फा निकालेंगे, अल्फा की हेल्प से आई निकालेंगे, और आई के हेल्प से आप करेक्शन करेंगे फार्मूले में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और आप कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है उसको निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि कैलकुलेटेड जो मॉलिक्यूलर मास है उसके हिसाब से फार्मूला नहीं आया, उसके हिसाब से वैल्यू नहीं आई और वो चेंज हो गया। ठीक है। जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों में आई से मल्टीप्लाई करके आप, आई मतलब क्वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से एसोसिएशन या डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग फार्मूला निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर कोई सॉल्यूट, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में देखा हूँ जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, जब आप उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पे जो कैलकुलेटेड कौन सा है और ऑब्जर्व्ड कौन सा है। बड़ा आसान तरीका है उसका, बड़ा आसान तरीका है। अगर आपसे कहा गया कि एसिटिक एसिड या KCl या NaCl, some amount of NaCl or KCl added in the solution and डिप्रेशन इन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी दैट। ठीक है। तो जब KCl और NaCl डालने के बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया या एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया, इसका मतलब वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। क्या है वो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड है। सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है। और अगर पहले से वैल्यू दी गई है या डेटा दिया गया है तो डेटा के हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब डेटा के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब आपके पास कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया है कुछ पार्टिकल के नंबर, मोल्स, ठीक है, मोलरिटी दी गई है। तो आप अगर डेटा का यूज करके निकालेंगे, आप यूज करेंगे कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगा। और कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड का रेशियो निकाल सकते हैं आई। ठीक है। तो कई तरीके हैं आई निकालने के, क्वांटा फैक्टर के। इस चैप्टर में रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर करिए, उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करेंगे। मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कि हम लोगों ने जितने चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाया हूँ उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे लगता है इकलौता ऐसा चैप्टर होगा जो पिछले किसी भी टॉपिकों से रिलेट नहीं करता। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री एकदम नहीं आती तब भी आप आसानी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरटेनिंग चैप्टर है और काफ़ी आपको रिलेट करेगा आपके एटमॉस्फेयर से। ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.33 मैं चाह रहा था कि हम लोग सॉल्व किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.33 एनसीईआरटी का, और आप उसमें देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 19.5 ग्राम आप, ठीक है, फ्लोरोएसिटिक एसिड है, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द क्वांटा फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। और देखते हैं कि हमारे पास कि गिवन क्या क्या है। चलिए दिखाते हैं। 19.5 ग्राम, ठीक है, मैं 1 बाई 1 दिखाते चलता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया है W2 की वैल्यू, ठीक है, W2 की वैल्यू दिया गया है 19.5 ग्राम। ठीक। फ्लोरेस्टिक एसिड है, CS2 फ्लोरीन है और COH है। इसके हेल्प से आप अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड, ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड लिखा है और उसकी वैल्यू है 1 डिग्री सेल्सियस। आप इसी को 1 केल्विन भी बोल सकते हैं। 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन होता है। डिफरेंस के लिए ध्यान रखिएगा, डेल्टा के लिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस एक ही होता है। कैलकुलेट क्वांटा फैक्टर, आई की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करिए सर। और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा गया है कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है।
अगर हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं तो दोनों का रेशियो तो होता ही है आई, आई निकल जाएगा आसानी से। चलिए निकालते हैं। तब डेटा दिया है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस मुझे पहले बताइए कि फ्लोरीन का मास कितना होता है किसी को याद? फ्लोरीन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना होगा? कार्बन 12 है, 12 और 2 कितना होता है? 14। तो निकालते जाइए। तो मैं कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। तो मास निकल गया 78 ग्राम, ठीक है। तो जो मास है, मालिकुलर मास ऑफ फ्लोरेस्टिक एसिड, वो 78 ग्राम निकल गया है हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड का मतलब हमको क्वांटा फैक्टर का यूज नहीं करना होता है। हम आसानी से रखते हैं के एफ की वैल्यू, ठीक है, और हम मोलल्टी की वैल्यू निकलते हैं। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 होती है। आप इसको थोड़ा लर्न रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मोलल्टी का मतलब होता है W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। निकल गया। तो फार्मूला या 1.86, W2 की वैल्यू दी गई हमारे पास 19.5 वैल्यू है, इंटू 1000 करेंगे। मोलर मास कितना है यहाँ का? मोलर मास मैंने निकाला 78 और W1 की वैल्यू दी गई है 500, ठीक है। तभी इसके हिसाब से आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा टी एफ कैसा निकल रहा है? कैलकुलेटेड। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और भी इसको छोटा कर सकते हैं। और ये पूरा फार्मूला 1.86 इंटू 19.5 अपान, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 3 और 9, 39, ठीक। ये भी कट जाएगा क्या? क्या बात है। 19.5 2 जा 39 होता है लग रहा है, और 2 से इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.93। डेल्टा टी एफ कैलकुलेटर आ गया 0.93। ये वैल्यू केल्विन में आ सकती है या आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.93। अब हमारे पास आई क्या होता है? आई होता है कि आपको मैंने बताया कि डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड इक्वल टू आई होता है। और ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ऊपर दी गई थी 1 अपान 0.93 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 अपान 0.93 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आई निकल जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा है हमारा के कैसे निकाला जाए। तो के निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि सबसे पहले आप रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये ऐसे ही बोर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। आप सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे और लिखेंगे CH2FCO माइनस प्लस H प्लस। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा होगी, क्लियर बात हो गई। और के की वैल्यू हो गई आप C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 प्लस अल्फ़ा होती है, क्लियर बात हो रही है। के की वैल्यू C अल्फ़ा स्क्वायर, ये सीधा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 प्लस अल्फ़ा। C यहाँ पे कंसंट्रेशन है जो कि मोलल्टी के टर्म्स में निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा और इसको कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे सर C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो के की वैल्यू हो जाएगी C अल्फ़ा स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या? अल्फ़ा। सी मोलल्टी लगाएंगे मतलब कंसंट्रेशन। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आई निकल जाएगा। आई निकालने के बाद आप आई की वैल्यू यहाँ रख करके क्या निकालेंगे? अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू आई माइनस 1 हो जाएगी, निकल जाएगी। आई की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आई माइनस 1। आई यहाँ से निकालिएगा आप लोग, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब। और उसके बाद अल्फ़ा निकाल करके अल्फ़ा यहाँ रखेंगे। अच्छा, सोच रहे होंगे सी कहाँ से पाएंगे सर? तो सी जो है थोड़ा यहाँ से निकाल लेना चाहिए था हमको। मैं मोलल्टी अलग से निकाल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मोलल्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ये पूरी वैल्यू मोलल्टी है एम, ठीक है। अगर 1.86 को छोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि 19.5 अपान 39 मतलब 1/2 वैल्यू आएगी। मोलल्टी की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 मोलल्टी की वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे सी की जगह पर। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और क्या निकालेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये निकाल करके आप सॉल्व करके देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम, ठीक है, ऑफ द साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%।
इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। एक क्वेश्चन हम लोग इसको भी लगाएंगे, ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। और थोड़ा सा ये आपके बोर्ड के सिलेबस का तो नहीं है, क्योंकि ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट दिया है, और मैं आपको बता दूं बोर्ड के सिलेबस पे स्ट्रिक्टली बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का ही स्टडी करवाया जा रहा है। फिर भी मैं इसको लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं गिवन नोट करता हूँ, देखते जाइए आप लोग। चलिए तो सॉल्यूशन किया जाए। गिवन क्या कह दिया है देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि कैल्शियम नाइट्रेट है हमारे पास है, कैल्शियम नाइट्रेट। फार्मूले की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। इन अ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ द साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि W2 ग्राम 7 ग्राम साल्ट है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से वाटर का मास भी आपके पास निकल गया, कितना W1 निकल गया, ठीक है। और डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा की वैल्यू दी गई है 70%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.7। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, सिर्फ वाटर का मतलब प्योर स्टेट होता है, और इसकी वैल्यू दी गई है 760 mm। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी नॉट दिया है, तो इसका मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए आप वांट ऑफ फैक्टर लगाते हुए फार्मूला के बारे में बात करेंगे, x2 बात करेंगे, ठीक है। x2 करेंगे। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पहले चाहिए आई, हमें चाहिए पहले आई। तो आई निकालने के लिए, चलिए आई निकालना मैं आपको पहले एक बार और दिखा दूं। आई निकालने के लिए आपको पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो डिसोसिएट होगा, तो बनाएगा कैल्शियम प्लस और 2 नाइट्रेट की वैल्यू आएगी। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट मैंने पहले ही बोला था, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, आप आई की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, कैसे निकालते हैं। टर्नरी के लिए मैंने पहले वैल्यू बताया हुआ है कि आई की वैल्यू होती है 1+2 अल्फा, जानते हैं ना आप लोग। तो 1+2 अल्फा से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी वैल्यू लर्न नहीं है, मान लीजिए वैल्यू लर्न नहीं है, तो आप निकालना सीखिए, ठीक है। मैं फिर से निकालना दिखा देता हूँ, फिर से देखिए। अगर ये वैल्यू होती है 1, मान लेते हैं एग्जाम्पल 1, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू होगी अल्फ़ा, ये वैल्यू होगी 2 अल्फ़ा। 2 है तो 2 अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे तब, टोटल हमारा पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या है 1+2 अल्फ़ा, और इनिशियली कितना लिया था हमने 1, तो 1+2 अल्फ़ा अपान 1 करेंगे तो 1+2 अल्फ़ा आएगा। ये हो गई आपकी आई की वैल्यू 1+2 अल्फ़ा। अब आई की वैल्यू सुनिए, तो 1+2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 0.7, 2 7 जा 1.4 होता है, तो ऐसे में 1 + 1.4 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.4। आई की वैल्यू हो गई 2.4, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू 2.4 हो गई, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको देखिए आई निकल गया, पी नॉट आपके पास दिया है, पी निकालना है, और आपको निकालना है पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए, आपके पास मास, मोलर मास है, ये भी है, इसका मास है, कैल्शियम नाइट्रेट का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप मोल फ्रैक्शन निकाल के आई की वैल्यू रख करके ये पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आपको लगा के दिखा दूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने मोलर मास निकाल दिया है 164 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। N1 की वैल्यू हो जाएगी वाटर का मोल 100/18, N2 का 7/164। ये दोनों वैल्यू निकाल करके आप निकालेंगे पहले मोल फ्रैक्शन। आई निकालना मैंने आपको बता दिया है, और 2.4 दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, और क्या निकाल लेंगे, पी निकाल लेंगे, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू आपके पास पहले से दी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था आप और देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसे एंड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी लगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा, आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं। 2.41 है क्वेश्चन है, नंबर है,
जो गिवन वैल्यू है मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, पाई की वैल्यू, K2SO4 साल्ट का है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू दी है। केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 273 से प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 273 से प्लस करेंगे तो आई होप 298 केल्विन आएगा, ठीक है। W2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 25 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 10⁻³ ग्राम। और क्या दिया हुआ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात दिया, लिखा है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। कम्प्लीटली डिसोसिएट होने से बड़ा फ़ायदा मिलता है हमको। K2SO4 जो है जब कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 2K+ और SO4 माइनस, ठीक है। ऐसे में I की वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे, यहाँ पे केवल कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं। पहले कितना पार्टिकल था, 1, तो 3/1 होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक। इस तरीके से आप निकाल लेंगे पाई = क्या हो गया, I × C × RT होता है फार्मूला। I की वैल्यू आपके पास है, C का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। R गैस कांस्टेंट है, यूज करिएगा 0.0821 फार्मूला, ठीक है। R की वैल्यू 0.0831 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कई बार बुक वाले 0.0821 भी लिखते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू यूज करिए, यहाँ पे T की वैल्यू दिया है 298 केल्विन, I की वैल्यू मैंने निकाल दिया, मोल निकालना जानिए, मास और अपान मोलर मास, K2SO4 का मोलर मास निकालिए, ठीक है। मास अपान मोलर मास करिए, वॉल्यूम रखिए, R रखिए, T रखिए और I रखिए, ये से सॉल्व करके मुझे बताइए, ठीक है। अब अगले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम लोग कुछ और बातें करेंगे। आप लास्ट का जो दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन 2.38, 2.39, 2.40, ये तीनों क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है, और लगा के आप पता करिए कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। अब हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके पहले आप कोशिश करिए कि NCERT के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लग जाएं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।